बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से जज स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में PSL 10 के इब्तदाई 6 दिनों में 7 मैच खेले गए और दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बार फिर खुद को बेहतरीन साबित किया है। सबसे ज़्यादा PSL का टाइटल जीतने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर राज कर रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 मैच खेलकर तीनों में फतह समेटी और उसके 6 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर दूसरा नंबर PSL की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का है। लाहौर कलंदर्स ने भी 3 मैच खेले हैं जिसमें उन्हें सिर्फ एक शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड से इफ्तिताही मैच में हुई और वो 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने भी गुज़िश्ता सीज़न के मुकाबले में बेहतर आगाज़ किया है और 2 मैच खेलकर एक में फतह और एक में शिकस्त के साथ 2 पॉइंट हासिल कर चुकी है और उनका बेहतर रन औसत पर तीसरा नंबर है। कराची किंग ने भी 2 में 1 मैच जीता, 1 में शिकस्त, 2 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान और बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी 2 मैच खेलकर कोई फतह हासिल न कर सकी और बिलतरतीब 5वें और 6ठे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप पोजीशन हासिल करने की वजह उनके बैट्समैन और बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी है। ओपनिंग बल्लेबाज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इनिंग का आगाज़ करने वाले साहबजादा फरहान ने बैटिंग में 3 मैच खेलकर टॉप स्कोरर में अपना नंबर 1 बरकरार रखा हुआ है। साहबजादा फरहान ने 3 मैच में 165.76 के स्ट्राइक रेट से 184 रन स्कोर करके जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 106 रन है। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही कॉलन मनरो 3 मैचों में 143 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। 156.38 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए कॉलन मनरो ने एक निफ सेंचुरी भी स्कोर कर रखी है और उनका बेहतरीन स्कोर 59 रन रहा है। बेहतरीन बैट्समैनों की फहरिस्त में तीसरा नंबर लाहौर कलंदर के फ़खर जमान का है। फ़खर जमान ने 3 मैचों में 156.52 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 144 रन बनाए हैं और 76 रन की इनिंग के साथ उनकी 2 निफ सेंचुरियाँ भी रिकॉर्ड बुक का हिस्सा हैं। PSL 10 के इब्तदाई 7 मैच मुकम्मल होने के बाद बेहतरीन बॉलिंग की फहरिस्त में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स कब्जा जमाए हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर जेसन होल्डर 3 मैचों में 7.10 के इकॉनमी से रन देते हुए 9 विकेट के हुसूल में कामयाब रहे और उनकी बेहतरीन बॉलिंग गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 25 रन के बदले 4 विकेट रही। लाहौर कलंदर के ओवरसीज़ लेग ब्रेक गुगली बॉलर बांग्लादेश के राशिद हुसैन ने 2 मैचों में 8 ओवर कराते हुए 6 विकेटें अपने नाम की हैं जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग 26 रन के बदले 3 विकेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने 3 मैच खेलकर 6.77 के इकॉनमी से रन देते हुए 6 विकेटें अपने नाम कर रखी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में अब तक 7 मैच खेले जा चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि PSL फ्रेंचाइजीज़ में वो बैट्समैन जो कौमी टीम का हिस्सा भी हैं वो सिर्फ ओपनिंग स्लॉट में खेलने को तरजीह दे रहे हैं। मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं और वो बतौर मुल्तान सुल्तान की इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं। बाबर आजम जो अभी तक बैट पैच से गुजर रहे हैं वो भी पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ओपन कर रहे हैं। टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील जो वाइट और रेड बॉल में मिडल ऑर्डर के बैटर हैं वो भी कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बतौर ओपनर खेलते दिखाई दे रहे हैं। फ़खर जमान लाहौर कलंदर के लिए इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए साहबजादा फरहान इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं और अब तक टेबल पर ओपनिंग बल्लेबाज ही टॉप स्कोरर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज या तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर बेंच पर बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैदर अली को 2 मैचों के बाद मौका मिल गया और वो 33 की जारहाना इनिंग खेलने में कामयाब रहे। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर में शामिल हसीबुल्ला खान और ख्वाजा नाफे भी अपनी बारी का इंतजार ही कर रहे हैं। इसी तरह कराची किंग के लिए मुंतखब होने वाले उमैर बिन यूसुफ भी बेंच पर अपनी टीम को खेलता हुआ ही देख रहे हैं। और स्टूडियो में मैं मौजूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब, वो जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं वो PSL में बाहर बैठे हुए हैं और वो जो पाकिस्तान से नहीं खेलते इस फॉर्मेट में वो PSL में अपनी टीमों को लीड कर रहे हैं, इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं। देखिए, तजर्बा किया था न्यूजीलैंड टीम लेके गए, उसमें थोड़े ना तजर्बाकार प्लेयर्स थे, बैटर थे, बॉलर थे, लेके गए। लेकिन जब आप फ्रेंचाइज में आते हैं ना फिर ओनरशिप चेंज हो जाती है। वो फिर मालिकान और उनकी जो स्ट्रेटजी प्लानर लोग होते हैं, उनकी मैनेजमेंट होती है, वो डिसाइड करती है कि करना क्या है। तो जाहिर सी बात है फ़खर जमान उसमें हिस्सा नहीं थे। फ़खर जमान ओपन करेंगे और 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, जिसमें रिजवान का नाम लिया आपने, बाबर का नाम लिया। ये वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि लास्ट ईयर तक खेलते आए, लेकिन T20 तेज़ी से पाकिस्तान में भी चेंज हो रही है और चाह रहे हैं कि हम
अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, जैसे हारिस को ट्राई किया हमने, नवाज़ को ट्राई किया, तो साहबजादा फरहान को हम ट्राई करना चाहेंगे दोबारा। तो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं उनको ज़्यादा मौके मिलते हैं, उनको जब मौके मिलते हैं वो रन्स करते हैं और वो नज़रों में आते हैं। हमें ज़रूरत मिडिल ऑर्डर की बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने बात की, एक ज़माने में इफ्तिखार को बहुत ट्राई किया गया और आसिफ अली को ट्राई किया, हुसैन तलत को ट्राई किया गया, खुशदिल को ट्राई किया गया। ट्राई करने में हर्ज नहीं है, लेकिन इनका गेम चेंज करने में हर्ज है। इनको आपने हिटर बना दिया कि आंखें बंद करके आप मारते रहें, आपकी जगह 6, 7, 8 नंबर पे मिल जाएगी अगर आप ऐसे मारोगे। क्रिकेट एक प्रॉपर गेम है, चाहे आप कई दुनिया में देख लें, वो आराम से खेलते हैं, उसके बाद वक्त आने पे मारते हैं। ये नहीं है कि अपना गेम ख़राब कर लें। हैदर अली की मिसाल सबसे बड़ी है। उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था? जो ओपनर किया था, फिर उनको देखा कि ओपनर नहीं चल सकते तो उनको मिडिल ऑर्डर में ले आए। हालांकि वो फर्स्ट क्लास के बेहतरीन बल्लेबाज थे, टेस्ट कैप दे देनी चाहिए थे 2020 में जब इंग्लिस्तान गए थे, वहाँ पे मिल जानी चाहिए थे, लेकिन नहीं मिली उनको। लेकिन फिर भी उनको मिडिल ऑर्डर किसने बनाया? सिस्टम के ख़राब रवैयों ने, ख़राब स्ट्रेटजी ने। तो वो भी एक ऐसे प्लेयर थे जो आते ही साथ छा गए थे। लेकिन हैदर अली की आपने बात की, 2 मैचों में बेंच पे बैठे, तीसरे मैच में मौका मिला और तीसरे मैच में उनका टीम में खेलना, लेकिन शादाब उनसे ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, आप उनको सिर्फ पिंच हिटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो अलमिया यही है। शादाब अच्छे बैट्समैन है, लेकिन शादाब की एक ख़ास बात जो नज़र आ रही है वो ये कि वो टीम एज ए कैप्टन है, लेकिन उनसे बेहतर बॉलर टीम में मौजूद है, उनसे बेहतर बल्लेबाज टीम में मौजूद हैं। तो उनका काम क्या है कि वो थोड़ा सपोर्ट करेंगे, वो टीम आगे जाएगी। सेम चीज़ शाहीन अफरीदी की भी है, लेकिन रिजवान या बाबर आजम की ये चीज़ नहीं है। वो खुद ज़्यादा परफॉर्म करना चाह रहे हैं। आपने रिजवान की बात की, ऐसा लग रहा है कि जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में रिजवान के बतौर कप्तान मसाइल थे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी दिखाई दे रहे हैं। कल हसनैन से उन्होंने 7वां ओवर कराया, फिर 19वें ओवर में उनको बॉलिंग करने के लिए लेकर आए, फिर उसके बाद डेविड विली का 1 ओवर बाकी है और कल जो मुल्तान सुल्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, आखिरी 5 ओवर ने रोल प्ले किया, 72 रन्स दिए मुल्तान सुल्तान ने इन आखिरी 5 ओवर्स में, और वो मैच जहां पर वो अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते थे वो मैच उनके हाथ से निकल गया। जी, ये भी पॉसिबल है, लेकिन सबसे बड़ी अगर तो इन्होंने टॉस जीत के लाहौर कलंदर्स को, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में हुआ है कि जो टॉस जीता कप्तान वो मैच हार गया। हाँ, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे पुराने वाली स्ट्रेटजी नहीं चल रही, जो कि हमने पहले देखा था कि टॉस जीतो और मैच जीतो, चेज करते थे, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था। इस दफ़ा नहीं, यहाँ पे जो पहले बैटिंग कर रहा है, एक आध मैच के अलावा जो कि शायद 143 पे आउट हो गए थे, कोयटा कोई टीम थी जो आउट हो गई, चेज हो गए थे 5 विकेटों पे, इस्लामाबाद ने किए थे, शायद दलमी आउट हुई थी। उसके अलावा जितने मैच देखें 180 बनते हैं या 200 बनते हैं। मार्जिन ऑफ डिफीट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप देखें 105 रन से डिफीट हुई, 80 रन की कोयटा ने हराया और 79 रन से खुद हार गए। फिर कल की भी डिफीट देखें तो मार्जिन ऑफ डिफीट, यहाँ पे कप्तान का रोल मैंने टॉस जीत के क्या करना है, इन हालात में बैटिंग करनी। कल जो रिजवान की गलती थी मेरे ख्याल से, अगर तो ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल से ये गलती थी। बॉलर आपके पास ऑप्शन अगर ज़्यादा हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। हसनैन से आप 2 ओवर पावर प्ले में अच्छे तगड़े कराएं। वो तेज़ बॉलर जैसे कोयटा से खेलता था तो तेज़ बॉलिंग करता था पावर प्ले में, वो वहाँ पे अच्छे कर सकता है। डेविड विली भी न्यू बॉलिंग अच्छी करता है। इनके पास उसामा बीच में ज़रूर है, लेकिन इनके जो बहुत सारे बॉलर चले गए उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। खुशदिल शाह इनकी सपोर्ट में मौजूद नहीं है, मोहम्मद अली जा चुके हैं यहाँ से, अब्बास आफरीदी भी नहीं है, तो इनकी जो बॉलिंग थी जो पुरानी वाली वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ लतीफ़ साहब, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि चाहे खिलाड़ी हो चाहे टीमें हो, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं रही हैं। अली तरीन से हमारी बात हो रही थी, हमने उसके सामने ये सवाल रखा कि इस बार आपको मुश्किलात होंगी। कुछ पिछले 3-4 सीज़न से आप लोग मुल्तान से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, 5 मैच खेलकर निकलते थे, 10 पॉइंट्स टेबल पर होते थे। इस बार आप 2 मैच हार गए हैं, तो खिलाड़ियों का भी यही मसला देखने को मिल रहा है। कोई अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर खेलते हैं उनको कुछ जिम्मेदारी मिल जाती है तो वो टॉप ऑर्डर में खेलने लगते हैं, और हर कोई जो है वो टॉप ऑर्डर में ही खेलना चाहता है, कोई मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए तैयार नहीं है। इसमें ये देखें कि अली तरीन चाह रहे हैं कि उनकी टीम अच्छी हो। वो शायद अपने जो इलाके हैं वहाँ पे भी अपनी ख्वातीन की एकेडमी भी बनाई है और वहाँ लोकल प्लेयर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा की टीम शायद बहुत मजबूत नहीं है।
और हो सकता है कि पूल में जो प्लेयर्स हों रिटेन बहुत ज़्यादा हो गए प्लेयर, जैसे कराची किंग ने अपने 7-8 प्लेयर रिटेन किए, सब ने अपने में रिटेन किए, लेकिन इन्होंने शायद रिटेन नहीं किए, इनके प्लेयर निकल गए जो मैंने अभी नाम लिए, वो उससे नुकसान हुआ है इनको रिटेन करना चाहिए थे। और शुक्रिया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वज़ीर हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं बॉक्सिंग के खेल की, जहां उस्मान वज़ीर एक बार फिर रिंग में उतर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वज़ीर 24 अप्रैल को थाईलैंड के शहर बैंकॉक में भारतीय बॉक्सर से मुकाबला करने जा रहे हैं। वेल्टरवेट कैटेगरी में उस्मान वज़ीर अब तक नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। उस्मान वज़ीर ने 2019 से प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आगाज़ किया और अब तक 15 बाउट्स में वो अपने हरीफों को शिकस्त देने में कामयाब रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले पर कोई बॉक्सर कामयाबी हासिल नहीं कर सका। इन 15 बाउट्स में उस्मान वज़ीर ने अपने हरीफ बॉक्सर को 10 मरतबा नॉकआउट किया है और 5 मरतबा पॉइंट्स की बुनियाद पर वो फाते रहे। उस्मान वज़ीर वर्ल्ड यूथ टाइटल, एशियन टाइटल और मिडल ईस्ट टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। तो उस्मान वज़ीर 24 अप्रैल को जा रहे हैं थाईलैंड, जहां बैंकॉक में उनके सामने भारतीय बॉक्सर रिंग में होंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वज़ीर। खुशामदीद कहते हैं आपको। उस्मान, कैसी चल रही है आपकी तैयारी अगली बाउट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम यार भाई, सबसे पहले आपका जियो नेटवर्क का सबका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूँ, हमेशा से हर कैंप होता है, पूरा साल हमारा ट्रेनिंग कैंप चल रहा होता है, तो 24 अप्रैल को फ़ाइट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हूँ। अच्छा, ज़रा से इस बाउट के हवाले से बताइए कि कब ये बाउट प्लान हुई, और जिस तरह वेल्टरवेट कैटेगरी में ये बाउट है, तो इस बाउट के हवाले से कुछ बताना चाहिए। ये भाई आपको पता होगा, लाइक एज अ प्रोफेशनल आपको हर 3 मंथ्स पे एक फ़ाइट करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी रैंकिंग मेंटेन रहती है। तो लास्ट इवेंट हुआ था पाकिस्तान में, जिसमें जियो सुपर ने लाइव दिखाया था, तो वो मेरी फ़ाइट थी, क्योंकि मैंने IBF टाइटल क्वालिफाई किया हुआ है, IBF इंटरनेशनल। तो अब वो हो नहीं सका, उसके लिए मैं मुझे डेट नहीं मिली, तो मुझे अपनी रैंकिंग मेंटेन करनी थी, तो फिर मुझे ये फ़ाइट लेनी पड़ी। तो इसमें एक ईरान से चैलेंजर थे, इंडिया से थे, तो मैंने कहा कि इंडिया से लड़ते हैं, तो वो थोड़ा मैं आपको पता है हमारी कंट्री को ज़्यादा लोगों को भी पसंद होता है, तो हमने कहा चलें ये फ़ाइट लेते हैं। तो भारतीय बॉक्सर के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहेंगे उस्मान, किस वेट कैटेगरी में वो आपके सामने होंगे और उनके हवाले से कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है रिंग में? बिल्कुल, वेल्टर वेट कैटेगरी है मेरी वेट कैटेगरी, जो 66 किलो है, उसमें ये फ़ाइट है। अच्छे फाइटर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से बिलीव है कि हार्ड वर्क किया है, मेहनत करता हूँ, तो रिंग में जाता हूँ तो अपना बेस्ट देता हूँ। तो डेफिनेटली हर फाइटर जो भी रिंग में आता है, बेशक वो छोटा हो बड़ा, वो कहता है मैं जीतने आऊँगा। तो ये होता है कि जो ज़्यादा मेहनत करता है तो अल्लाह हमेशा उसी को सिला देता है। जैसे आपने बताया कि खेल कोई भी हो, अगर पाकिस्तान और भारत का उसमें एलिमेंट शामिल हो जाए तो लोगों की तवक्कुआत, लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में खुलासा किया, तो रिंग में 24 अप्रैल को आपके सामने भारतीय बॉक्सर होंगे। आप 15 बाउट में 10 मरतबा अपने मद्दे मुकाबिल बॉक्सर को नॉकआउट कर चुके हैं, 5 मरतबा आपने पॉइंट्स की बुनियाद पर कामयाबी हासिल की है। तो इस बार हम आपसे क्या उम्मीद रखें? जोश होगा, जज्बा होगा और सामने भारतीय बॉक्सर? ऐसे ये भाई, मैं कराची आया, मैं सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जो लोकल मिनिस्टर है सैयद गनी साहब, उनसे भी मिला, फिर उनके बाद वो बड़े एक्साइटेड थे, इंडिया से फ़ाइट थी, उन्होंने कहा जीत के आना है बेटा, हम आपको लेने आएंगे एयरपोर्ट। हमारे जो MPA साहब हैं, आसिफ मूसा साहब, उन सब ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो वो मैं सबको देख रहा था, जिनसे मैं मिल रहा था, वो बड़े एक होता है जैसे क्रेज़ी, वो होता है कि बहुत खुश थे कि इंडिया से फ़ाइट है। तो बस था, प्रेशर भी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एक दफ़ा जीत चुका हूँ, तो इंशाल्लाह वही कोशिश होगी कि दोबारा जीतूँ और अपने मुल्क को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अच्छी खबर दे सकूँ। तो यही है कि हमेशा इंशाल्लाह विन करूँगा। अच्छा उस्मान, जिस तरह आपने बताया कि अपनी जो पॉइंट्स कैटेगरी है उसको मेंटेन करने के लिए हर 3 माह बाद आपको एक फ़ाइट के लिए रिंग में उतरना पड़ता है, तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के हवाले से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही है, या आपके गिले शिकवे अभी तक स्टिल मौजूद हैं? देखें या भाई, एमेच्योर बॉक्सिंग तो है ही डिफरेंट। अभी हम वो तो आपको पता है उसका कोई वजूद ही नहीं है, बैन हो गई, एमेच्योर फेडरेशन बैन हो गई, फिर स्पोर्ट्स बोर्ड ने ओलंपिक को बैन कर दिया। एक जो भी झगड़े चल रहे थे वो तो थे, तो उसमें सारे फाइटर सर्वाइव कर रहे थे, जितने भी डिपार्टमेंट के, वो तो जो डिपार्टमेंट के बॉक्सर्स है वो फंसे रहे फेडरेशन के साथ, जो हम प्रोफेशनल है वो हम निकल आए वहाँ से। तो अभी हमें भी जैसे स्ट्रगल करना पड़ता है स्पॉन्सरशिप के लिए, क्योंकि ये कि मैं ऑलरेडी एक अच्छी फ़ाइट्स के लिए क्वालिफाई हूँ, मगर ये कि मुझे अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली अभी तक, तो इसलिए मैं वो फाइट्स नहीं ले पा रहा।
तो मुझे ये है कि लाइक आपको अच्छी सपोर्ट होगी डेफिनेटली। जब आपने वर्ल्ड के टॉप 10 से मुकाबला करना है या टॉप 15 से मुकाबला करना है तो आपने उस लेवल पे ट्रेनिंग आपको चाहिए, उस कोचेस के आपको ट्रेनिंग चाहिए। तो वो ये है कि प्रोफेशनल में आपको पता है सेल्फ करना पड़ता है सब कुछ। एमेच्योर का आपने देखा है वहाँ पे खाली सिर्फ पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, क्योंकि हर बंदा ओहदे के लिए लड़ रहा है। तो बेचारे जो एथलीट्स हैं वो हम हर बंदा सर्वाइव कर रहा है। तो आपको खुद भी पता है और आप भी देख रहे हैं क्योंकि आपका भी स्पोर्ट्स है। तो असल झगड़ा है कि आपका पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ, आप प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, आपके साथ वो नहीं है या आप उनके साथ नहीं हैं? देखें वो सारे प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ उनका झगड़ा है, एक मेरे साथ नहीं है। तो वो ये है कि वो कहते हैं कि एमेच्योर बॉक्सिंग है, ये सही है, यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मगर वो होता है एंड टाइम में बस वो दिखाते हैं, एक नेशनल करवाते हैं, उसके बाद वो फाइटर्स पूरा साल घर पे होते हैं या कोई अपना डिपार्टमेंट का खेलते हैं। तो बेसिकली वो बहुत पॉलिटिक्स है। जैसे लास्ट टाइम आपको पता है एक हमारे वेट लिफ्टर थे, वो देखें हमारा एक अच्छा खासा मेडल था और उसका लाइक नू बाई का, तो वो भी इसी तरह शिकार हुआ। इस तरह बहुत सारे और एथलीट्स हैं जो शिकार होते रहे। तो वो फेडरेशन का पता है जो ओहदे वाले होते हैं वो थोड़ा अना पे लेते हैं, वो चाहते हैं कि एथलीट्स ऐसे करें, उनकी बात माने, मतलब अच्छी बात हो या गलत बात हो सब माने। बहुत शुक्रिया। उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद थे। वेल्टर वेट 66 कैटेगरी में थाईलैंड में 24 अप्रैल को भारतीय बॉक्सर के खिलाफ रिंग में उतर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अब तक 15 प्रोफेशनल बाउट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और 15 के 15 जीते हैं। 10 में नॉकआउट किया अपने हरीफ बॉक्सर को, 5 में पॉइंट्स की बुनियाद पर कामयाबी हासिल की है। इनकी कामयाबी के लिए हम दुआ गो हैं और इंशाल्लाह उस्मान आप जीतेंगे तो फिर आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।